क्वेश्चन सामने है कि ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इनक्लोज ए चार्ज ऑफ 8.85 into 10 to the power minus 8 कूलम। साथ ही साथ इस पर जो हमने एक आप लोगों को फिगर दिखलाया था कि ये इनक्लोज का क्या मतलब होता है, वो कहीं ना कहीं ऐसा एक सोर्स चार्ज है जो सेंटर में है और इस सोर्स चार्ज के कहिए कि चारों तरफ से जो है सरफेस है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। तो हो जाएगा कि नंबर 1 सॉल्यूशन ऑफ या फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1, और इसमें क्या है गिवन डाटा। तो गिवन डाटा जो है वो गिवन डाटा हमारे पास जो है गिवन डाटा जो है वो गिवन डाटा क्या है हमारे पास, तो Q का मान दिया हुआ है, मीन्स अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन है, अमाउंट ऑफ चार्ज है तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, वो है कितना 10 टू द पावर -8 कूलम। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वो होता है कितना, तो सेम हो जाता है ऑलमोस्ट 8.854 होता है, लेकिन यहाँ हम 5 ही लेके चलेंगे इंटू 10 टू द पावर -12 हो जाएगा 10 टू द पावर -। अब इस परिस्थिति में क्या सबको ऑडियो वीडियो क्लियर सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। अब इस परिस्थिति में जो है हमको निकालना है फ्लक्स मींस अमाउंट ऑफ चार्ज। तो फ्लक्स इक्वल टू हो जाता है कितना, तो Q बाई एप्सिलॉन, और जब Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका मतलब है कि जो Q है तो ऊपर Q का मतलब चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, तो हम ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर लिखेंगे और नीचे वाले वैल्यू को नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर Q का मान हो गया 8.85 इंटू 10 टू द पावर -14 सॉरी -8, और यहाँ हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। तो ये हमारा हो गया -8 और ये हो गया -12। इस परिस्थिति में देखिए तो काफी हद तक दोनों में सिमिलरिटी है, मीन्स 8.854 और 8.854 ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे का जो वैल्यू है 10 टू द पावर -12 यदि ऊपर जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 10 और ऊपर का हो जाएगा -8 और नीचे का हो जाएगा +12। ये स्पष्ट है। इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आ गया वो आ गया 10 टू द पावर +4, ठीक ना। साथ ही इसका यूनिट होता है कूलम और इसका यूनिट होता है क्या, तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि यूनिट जो है हम लोगों का हो जाएगा कि 1 कूलम से 1 कूलम इसमें कैंसिल हो जाएगा, और जो बाई है ये ऊपर चला जाएगा और नीचे जो है सो रह जाएगा। इसका मतलब यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गया हम लोगों का आंसर, है। इतना अगर आप सभी लोगों को आया है तो बढ़िया, और नहीं आया है तो इसको नोट करें। ये था 1 का 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज डबल्ड, अगर हम लोग
गॉसियन सरफेस के रेडियस को डबल कर दे, 2 गुना बढ़ा दे। ध्यान दीजिए, रेडियस कहाँ है गॉसियन सरफेस का, ध्यान से देखिएगा। तो गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक को दिखा, ठीक है, मतलब ये आर है। और आप लोग फॉर्मूला यहाँ पर स्पष्ट है, ये फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा है। क्या इस फॉर्मूला में कहीं भी आर का जिक्र है? क्या इस फॉर्मूला में कहीं भी आर का जिक्र है, रेडियस का कोई जिक्र है? नो सर। नो सर। रेडियस का कहीं से कोई जिक्र नहीं है इसमें, ना तो सरफेस एरिया की बात है ना रेडियस की बात है। इसका मतलब है, पहले ही मैं कह चुका हूँ कि गॉस साहब के थ्योरी के अनुसार से, जब क्लास स्टार्ट किया था उसी समय कहा था कि किसी भी बॉडी का शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, वो पृथ्वी पर होगा, मार्स पे होगा, कहाँ होगा, कोई मायने नहीं रखता है। केवल जो उससे उत्पन्न होने वाला फ्लक्स है वह सोर्स चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होता है, जिसे यहाँ हम लोगों ने Q बाई एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट किया है। बाद बाकी सभी चीजों से ये फ्री होता है। अर्थात इसका आंसर जो होगा वो सीधा यहाँ पर हम लोग 2 लाइन में लिखेंगे। लिखा हुआ है कि हाउ वुड द फ्लक्स चेंज, तो लिखेंगे नो एनी चेंज या फ्लक्स डज नॉट चेंज, ठीक है ना, या नो चेंज इन फ्लक्स, सीधा लिख देंगे नो चेंज, नो चेंज इन फ्लक्स। किसी का माइक ऑन है बाबू, ऑफ कर लो। किसी का माइक ऑन है, ऑफ। कृष्णा मूर्ति माइक ऑफ कीजिए। कृष्ण मूर्ति माइक ऑफ कीजिए, ठीक है ना। तो क्या लिखे कि नो चेंज इन फ्लक्स। अब फ्लक्स में चेंजेस क्यों नहीं हुए? तो फ्लक्स में चेंजेस इसलिए नहीं हुए कि फ्लक्स का जो अमाउंट है वो कभी भी किसी बॉडी के शेप, साइज, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर और प्लेस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग एक लाइन में यहाँ लिख देंगे कि द अमाउंट ऑफ फ्लक्स, द अमाउंट ऑफ the amount of flux does not depend does not depend does not depend on shape of body। और जब बॉडी के शेप पे ही डिपेंड नहीं करता है तो उस परिस्थिति में यह कहना मूर्खता होगा कि यदि डबल कर दिया जाए या 4 गुना कर दिया जाए या आधा कर दिया जाए तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा या फिर उसमें क्या चेंजेज होंगे, ठीक है। बोलिए, गौरव हाथ उठाए हैं, क्या दिक्कत है आपको? आ गया सर समझ में। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो स्पष्ट रूप से लिख देंगे कि नो चेंजेज इन फ्लक्स। तो क्यों नहीं चेंजेज होगा? तो बिकॉज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ द बॉडी। बॉडी के शेप पर निर्भर नहीं करता है। तो रेडियस डबल करने से शेप डबल हो जाएगा। छोटा गोली है या फिर गोला है, उसका रेडियस छोटा है, रेडियस उससे बड़ा 2 गुना हो जाएगा तो गोला का साइज भी 2 गुना हो जाएगा। और साइज पर फ्लक्स निर्भर ही नहीं करता है, तो इसलिए फ्लक्स में कोई चेंजेज नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन नोट कीजिए और एकदम क्विक 1 मिनट में इसको सॉल्व कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सीधा हो जाएगा 10 टू द पावर -8। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कितने लोगों को आ गया? हेलो, यस सर। सबको आ गया आंसर?
यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। नहीं, दूसरा तरीका है कि हैंड राइज भी आप कर सकते हैं बोलने की बजाय, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हमारा हेडिंग क्या है कि टू प्रूव द गॉस थ्योरम फॉर ए स्फेरिकली सिमेट्रिक क्लोज सरफेस। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक क्लोज सरफेस कहने का मतलब होता है कि मैं सबसे पहले आप लोगों को एक होलो स्फीयर दिखाता हूँ, सिमेट्रिकल होलो स्फीयर, वो किस प्रकार का होता है ना। तो सिमेट्रिकल होलो स्फीयर जो है, को जरा ध्यान से देखिएगा। ये एक तो सिमेट्रिक होलो स्फीयर का एक फिगर दिखाने की मैं चेष्टा कर रहा हूँ कि यदि एक पूरा होलो स्फीयर होता है, एक स्फीयर का कटिंग भाग है खोखला गोला का, तो इस खोखले गोले के कटिंग भाग के केंद्र में यहाँ पे सेंटर जो है, इस सेंटर पे अगर चार्ज होता तो ये चारों तरफ, ये जो इसकी लाइनिंग है, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ऐसे 3 एक्सिस है बेसिकली, लेकिन ये हर दिशा में, बिल्कुल हर दिशा में ये यूनिफॉर्म एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास करता है, जैसे इस फिगर में दिखलाया गया है, ठीक है ना। ये हर दिशा में चारों तरफ जो है कि वो इक्वली हर दिशा में, ये जो पिंक कलर का जो आप देख रहे हैं एरो, ये फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ ये जो एक बॉक्स टाइप का बना हुआ है, छोटा सा एक जो पार्ट है, ये हम लोग को ये इमेजिनरी एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, पार्ट लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन कितना होगा, इसको हम लोग डीएस या डीए से मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी, और ये जो बीच में है, ये बीच में कोई सोर्स चार्ज है जो पॉजिटिव है, और यहाँ से एक स्फीयर है जिसका दूरी, जिसका रेडियस जो है वो आर है, ठीक है। तो जो स्फीयर का रेडियस आर है, और इस गोले के, स्फीयर के सतह पर ही एक छोटा सा पहले सरफेस एरिया लेते हैं, वेक्टर सरफेस एरिया, और फिर इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करके पूरा निकाल लेते हैं। जो ये एरो लाइन दिख रहा है, ये सब एरो लाइन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। क्लियर है? अब हम आते हैं स्लाइड पर। तो देखिए, तो ये जो हम लोगों के सामने है अभी, तो ये हम लोगों के सामने जो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, एक स्फीयर है, ये स्फीयर है। इस सरफेस स्फीयर में दो चीजें हैं। एक नंबर तो एक स्फीयर है जिसका रेडियस है आर, तो वही हमने लिख लिया कि कंसीडर दैट ए पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, एक पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है, जो एक which मतलब एक पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज Q is situated at the center of a sphere of radius R। एक गोला है, उस गोला के केंद्र में जिसका रेडियस R है, किसी एक पॉइंट चार्ज को हमने रख दिया है। अब जहां पर वो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है गोला के केंद्र में, उस गोला का रेडियस है R, ठीक है। वो डायग्राम राइट साइड में बना हुआ है, डायग्राम आप लोग बना लेंगे, ठीक है ना। डायग्राम फॉरएवर अभी रहेगा हमेशा स्क्रीन पे, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसमें से जो रेड कलर का एक छोटा सा बॉक्स हमने बनाया है, वो है वेक्टर एरिया, उसको हम लोगों ने डीएस से रिप्रेजेंट किया। कई बार स्मॉल सरफेस एरिया के लिए डीएस या डीए लिया जाता है। साथ ही सर साथ, डायग्राम थोड़ा और बड़ा कर दीजिए ना। जी जरूर कर देंगे डायग्राम को बड़ा। यहाँ तो नहीं हो पाएगा, हम साइड से कर दे रहे हैं डायग्राम को बड़ा। केवल डायग्राम आपको भी देखना है? यस सर। चलिए, मैं डायग्राम को अलग से ला रहा हूँ। फिर दिख रहा है सबको? डायग्राम दिख रहा है बाबू अब? यस सर। यस सर। तो इस डायग्राम में जो है, अब हम यहीं पर ओवरराइटिंग करते हैं। तो ये जो हमारा, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट, ये चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, क्यू अमाउंट है, सोर्स चार्ज उसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर प्लस से। साथ ही यहाँ पर हमने इस पॉइंट को ओ से सूचित किया है, ठीक है ना। साथ ही एक सरफेस एरिया जो रेड, ये जो रेड बॉक्स दिख रहा है, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को हमने मान लिया है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया या स्मॉल एरिया, जिसको हमने डीएस से रिप्रेजेंट किया है।
और इसी लाइन से मतलब इस सरफेस से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको वेक्टर ई से रिप्रेजेंट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। और ये जो पूरा का पूरा सरफेस है, इस पूरे के पूरे सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस के नाम से जानते हैं। पूरा का पूरा सरफेस गॉसियन सरफेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इस परिस्थिति में यहां से हम लोग अब आगे चले स्लाइड पर। देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि टोटल वही डायग्राम यहाँ छोटे फॉर्म्स में कॉर्नर में एडजस्ट किया हुआ है। तो अब क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जो कि इस पॉइंट पी से एक सरफेस एरिया ds से पास होता है। वही बात हमने लिखा कि लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट p ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। किसी p पॉइंट पर, ये जो बीच का बिंदु है p, इसके छोटा सा एरिया हमने जिसको ds लिया है, तो इस बीच के बिंदु से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम ई माने, बिंदु से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना, तो टोटल फ्लक्स कहिए एक तरह से। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, इस बिंदु से पास होने वाला अगर ई है तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि वहां से निकलने वाला टोटल जो फ्लक्स होगा वो ई वेक्टर ds या फिर के क्यू बाई आर स्क्वायर, या फिर उसको कह सकते हैं कि क्यू बाई 1 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यदि इस चीज को, ठीक ना, अब हम लोग सेम करेंगे। ये तो था कूलम्ब्स के हिसाब से। अब कूलम्ब्स के हिसाब से है, फिर हम लोग मान लेते हैं कि उस पॉइंट के चारों तरफ का जो छोटा एरिया है उसको ds से रिप्रेजेंट करते हैं। माने कंसीडर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ds अराउंड द पॉइंट p। उस p पॉइंट के चारों तरफ जो बॉक्स बनाए हैं रेड कलर का, उस बॉक्स को हम लोग ds से अगर रिप्रेजेंट करें तो स्मॉल एरिया से जो है, जो पास होता है फ्लक्स, उस फ्लक्स को, उसका डायरेक्शन क्या है, तो O से P की ओर जा रहा है। डायरेक्शन देखिए उसका O से P की ओर जा रहा है डायरेक्शन। तो वही बात लिखा हुआ है कि सिंस द स्मॉल एरिया एलिमेंट इज लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, इस स्फीयर के सरफेस पर स्मॉल एरिया लोकेटेड है ds, ठीक ना, और एरिया वेक्टर ds विल आल्सो बी अलोंग OP। ये OP है, इसका मतलब होता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ OP और इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर r। ठीक है, ये जो यूनिट वेक्टर है उसके डायरेक्शन में यह रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों एक ही दिशा में। क्लियर है। अब जो है कि यदि स्मॉल एरिया जब हम ds ले लेते हैं तो उससे निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो कूलम्ब्स के अनुसार द अमाउंट ऑफ फ्लक्स, कूलम्ब्स के अनुसार द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए एरिया वेक्टर एलिमेंट ds इज इक्वल टू d phi इक्वल टू e डॉट ds। कूलम्ब साहब क्या कहते हैं कि उस स्मॉल एरिया से जो निकलने वाला, स्मॉल एरिया से जो निकलने वाला फ्लक्स है, उस फ्लक्स की मात्रा स्मॉल होगा, छोटा सा होगा, तो कम मात्रा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ds, E डॉट ds, यहाँ देख रहे हैं ये आ गया E डॉट ds। अब यदि छोटे से मात्रा से इतना निकलता है तो पूरा स्फीयर से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो अब पूरा स्फीयर का मतलब है कि हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस ऑफ ए स्फीयर, ठीक ना, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन फाई ई डॉट ds। यहां तक सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई है नो जिसको सर। समझने में दिक्कत है? नहीं है। नो सर। चलिए, अब जो
फाई ds है ऐसा इंटीग्रेशन, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो घनत्व है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो तो कांस्टेंट है, तो वो आ जाएगा बाहर और इंटीग्रेशन चला जाएगा ds पर। ठीक है, तो वो आ गया बाहर और इंटीग्रेशन चला गया किस पर, ds पर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ds। अब इंटीग्रेशन ds का मतलब होता है कि भैया टोटल सरफेस एरिया, ds का मतलब स्मॉल सरफेस एरिया, क्लोज इंटीग्रल सरफेस ds का मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो यहाँ होगा वो क्या हो जाएगा ds का, 4 पाई r स्क्वायर। रेड बॉक्स में जो आपको दिखा ये टोटल सरफेस एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ टोटल सरफेस एरिया, मतलब है स्फीयर का सरफेस एरिया, अर्थात सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर। जिनको याद नहीं है वो रफ रेड में है, इसलिए कि वो रफ है, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, तो E का वैल्यू जो इक्वेशन 1 में है, इक्वेशन 1 जो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ जो यहाँ आप देख रहे हैं इक्वेशन 1, इस इक्वेशन का वैल्यू हम इसमें E के जगह पर पुट कर देंगे और ds के जगह पर 4 पाई r स्क्वायर पुट कर देंगे। बस यहीं तक तो खेला है। तो ये हो गया फाई इक्वल टू क्या हो गया, तो पहले हम पुट कर दिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद पुट कर देंगे इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब जब 4 पाई आर स्क्वायर हो गया तो देखिए उसके बाद जो है हमारे पास क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर आ चुका है। अब इसको क्या करेंगे कि नॉर्मली इसको यहां से हम लोग कट कर लेते हैं। नॉर्मली जो ऑपरेशन होता है सब लोग इससे वाकिफ है। यह जो 4 पाई है तो 4 पाई से यह 4 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, और आर स्क्वायर से यह आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बच क्या गया, तो हमारे पास यहाँ पर बच गया अब क्या, तो यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग्स रह गया, ऊपर है Q और नीचे है एप्सिलॉन। तो ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट यही ना कूलम्ब, सॉरी यही ना गॉस का स्टेटमेंट था। गॉस साहब ने क्या दिया था, द अमाउंट ऑफ फ्लक्स, Yes. the amount of flux passes through any enclosed surface area is equal to the 1 by epsilon naught times of closed surface area या फिर source charge। तो 1 by epsilon naught times that is Q by epsilon naught। तो ये गॉस थ्योरम यहाँ पर प्रूफ हो गया। ठीक है, अब जब गॉस थ्योरम प्रूफ हो गया तो इसके एक हिडन थिंग्स क्या है, तो हिडन थिंग्स यह है कि गॉस थ्योरम कभी भी किसी भी सरफेस के शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता। इसको नोट कर लिया जाए या फिर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, एक इसमें हम इसका नोट्स डाल रहे हैं और चूंकि 1 से 1.5 मिनट में सेशन एंड हो जाएगा, फिर वो 40 मिनट का जो लफड़ा है वो पूरने वाला है। तो यहाँ पर हमने नोट में इस चीज को डाल दिया। ठीक है ना, क्या कहता है कि द गॉसियन थ्योरम हैज बीन प्रूव्ड above in the spherical cases when the charge q lies at the center of a sphere. In fact, the theorem holds for a closed surface of any shape, closed surface of any shape। any shape कहने का मतलब है कि यह किसी शेप के लिए मोहताज नहीं है। यह कभी भी नहीं सोचना है कि किस प्रकार का शेप होगा, केवल
अभी हमने स्फेयर पर कहा, यह केवल स्फेयर पर ही नहीं बल्कि रेक्टेंग मतलब एक क्यूबाइड पर, क्यूब पर, या फिर आप यूं कहेंगे कि जो भी शेप हो, सिलेंड्रिकल हो, कोई भी शेप हो, ये सभी शेप पर परफेक्ट